हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका जो पेपर है वो रिटन टाइप होने वाला है, तो आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 लिंग और समाज यानी जेंडर एंड सोसाइटी का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेकर के आ गई हूँ, जो आपके अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो मात्र इस एक वीडियो से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग का अर्थ लिखिए। देखिए, आपके पेपर का ही नाम है लिंग और समाज, तो लिंग से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। आपके जो सोशियोलॉजी का पेपर नंबर 2 है उसके बारे में भी पूरी क्लासेस हमने अपलोड की है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। तो आपने अभी तक एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो 100% इस बार आपके एग्ज़ाम में ऑल यूनिवर्सिटी में आने वाला है, जहाँ जहाँ रिटन पेपर होने वाला है। तो लिंग क्या होता है? देखिए, लिंग को बोलते हैं जेंडर, इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं होता। देखो, जैविक अंतर के बारे में, जैविक के बारे में भी आपने पढ़ा है। मैंने आपको क्लासेस जब कराया था तो मैंने आपको जेंडर एंड सेक्स के बीच में डिफरेंस बताया था। बहुत सारे लोग जेंडर और सेक्स को एक ही चीज़ मानते हैं, क्योंकि देखो, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं और सेक्स को भी हिंदी में लिंग ही कहा जाता है। कहीं कहीं लैंगिकता आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उसको एक ही समझते हैं, बट इनके बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 की वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो लिंग के लिए पूछ रहा है कि लिंग क्या है, लिंग का अर्थ लिखिए। तो देखिए, जो लिंग होता है इसका मतलब केवल महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं होता, बल्कि समाज के द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों से होता है। यानी कि लिंग जो है, जेंडर जो है, ये समाज के द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यानी महिला और पुरुष के बीच में जो कुछ भी अंतर बांटा गया है, अंतर किया गया है, उसी को लिंग यानी कि जेंडर कहा जाता है। यानी कि महिलाओं को ये काम करना है, महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, महिलाएं घर के अंदर रहकर घर संभालेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, घर की साफ सफाई करेंगी, और ये काम एक आदमी, एक लड़का नहीं कर सकता। तो ये सब सोसाइटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किसको क्या भूमिकाएं समाज में रहकर निभानी है, तो उसी को लिंग कहा जाता है। समाज ये तय करता है कि महिलाओं और पुरुषों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे व्यवहार करने चाहिए। अब कपड़े से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि लड़कियाँ पैंट शर्ट नहीं पहनेंगी, ये किसका कपड़ा है? लड़कों का कपड़ा है। और लड़के सलवार सूट नहीं पहनेंगे, साड़ी लहंगा नहीं पहनेंगे, क्यों? क्योंकि ये लड़कियों का कपड़ा है। और कौन से कार्य किसको करने चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कभी भी समाज के द्वारा ये नहीं कहा जाता कि एक आदमी घर में रहकर खाना बनाएगा, घर की साफ सफाई करेगा, और महिला बाहर जाकर जॉब करेगी, काम करेगी, बिजनेस करेगी, व्यवसाय करेगी। जबकि ये काम, कमाने का काम किसका है? पुरुषों का, और घर संभालने का काम किसका है? महिलाओं का। ये समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये सब क्या है? लिंग है। अब देखिए, इन्हीं सामाजिक अपेक्षाओं को लिंग कहा जाता है। समाज शास्त्र में लिंग का अध्ययन इसीलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके आधार पर समाज में असमानता या समानता, अधिकार और अवसरों का विभाजन देखा जाता है। लिंग जो है समाज की सामाजिक संरचना और संबंधों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसको तैयार रखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग और लैंगिकता के बीच अंतर लिखिए। यानी कि सेक्स और जेंडर के बीच अंतर, लिंग, जेंडर, लैंगिकता, सेक्स, इसके बीच डिफरेंस। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंग और लैंगिकता के बीच जो अंतर है, जब मैंने आपकी यूनिट को पढ़ाया था वहाँ पर काफ़ी लॉन्ग नोट्स आपको प्रोवाइड किया था। यहाँ पर समझिए क्या होता है लिंग और लैंगिकता के बीच अंतर। देखो, लिंग जो है समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, व्यवहारों या जिम्मेदारियों को दर्शाता है जो समाज ने महिला और पुरुषों को सौंपी है। यह बताता है कि समाज जो है स्त्री और पुरुषों से किस प्रकार के व्यवहार और कार्यों की अपेक्षा करता है।
यानी कि महिलाओं को क्या काम करना चाहिए, पुरुषों को क्या काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि घर का काम महिलाओं का है और बाहर काम करना पुरुषों का कार्य माना जाता है। ये सामाजिक लिंग की धारणा है, तो ये लिंग होता है। अब लैंगिकता क्या होता है, देखो व्यक्ति की भावनात्मक, शारीरिक और यौन आकर्षण से संबंधित है। ये जैविक है। ये बताती है कि किसी व्यक्ति का आकर्षण किसके प्रति है और वह अपनी यौन पहचान और संबंधों को कैसे समझता है। देखो आप महिला और पुरुष की पूरी बॉडी में डिफरेंस देखते हैं। स्तन महिलाओं के होता है, पुरुषों के नहीं होता। पुरुषों के दाढ़ी मूछ होती है, लड़कियों में यानी महिलाओं में नहीं होती। इस तरीके से देखो क्या है, ये जैविक बनावट है। प्रकृति के द्वारा महिला और पुरुष में विभेद बनाया गया है, पूरी बॉडी का अंतर है, फिजिकल डिफरेंस है पूरा, तो वो आपका सेक्स यानी लैंगिकता के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार लिंग जो है सामाजिक पहचान है, समाज में महिला और पुरुषों को क्या करना है, जबकि लैंगिकता व्यक्ति की यौन भावनाओं और आकर्षण से संबंधित होती है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग असमानता क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में 4-5 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, तो जो कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो चलिए देखिए, लिंग असमानता को कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। तो लिंग असमानता, असमानता का मतलब कि बराबरी ना होना। तो लिंग का मतलब महिला और पुरुष के बीच में क्या है, असमानताएं, बराबरी ना होना, बराबर का अधिकार न मिलना। तो लिंग असमानता वो स्थिति होती है जिसमें समाज में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर, सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलती। तो अब आप बताइए कि सुविधाएं, सम्मान या अधिकार या अवसर किसको अधिक मिलता है, महिला या पुरुष। पुरुषों को। हमेशा से पुरुषों को शक्तिशाली समझा गया, इनको अधिक अधिकार दिए गए हैं, पढ़ने का अधिकार, काम करने का अधिकार, बाहर आने जाने का अधिकार, हर तरीके की सुविधाएं इनको अधिक हैं। कोई काम करेंगे तो इनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी, महिलाओं की कम होगी, उसी काम के लिए महिलाओं का वेतन कम होगा। तो ये लिंग असमानता है कि महिलाओं के साथ हमेशा से ही भेदभाव किया गया है। तो लिंग असमानता, जब भी लिंग असमानता की बात आ जाएगी तो लिंग जहाँ लग गया असमानता के आगे, तो समझ जाइएगा कि महिला और पुरुष के बीच होने वाला भेदभाव या असमानताएं। जब किसी लिंग को दूसरे की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, अब स्त्री की तुलना में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है, तो उसी को लिंग असमानता कहा जाता है। सामान्यतः महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, वेतन, संपत्ति, निर्णय लेने और सामाजिक स्वतंत्रता के कम अवसर मिलते हैं। अब पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब समाज सुधार आंदोलन हुए तो उसके बाद महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए कम थे, लेकिन आज के टाइम में तो महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। वेतन भी महिलाओं को कम दिया जाता था, घर में निर्णय लेने का अधिकार, अपनी राय रखने का अधिकार भी महिलाओं को कम होता है। तो ये सब लिंग असमानता है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग समाजीकरण का वर्णन कीजिए। तो लिंग समाजीकरण का मतलब है जेंडर सोशलाइजेशन। वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज जो है बच्चों को उनके लिंग के अनुसार व्यवहार, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सिखाता है। देखो लिंग समाजीकरण के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लिंग समाजीकरण पूरा लॉन्ग में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझा करके। देखो लिंग का मतलब आप जानते हो, लिंग का मतलब आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था। लिंग का मतलब स्त्री और पुरुष का जिससे पता चलता हो वो लिंग है। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें समाज में रहकर कोई भी बालक, बालिका, महिला या पुरुष, देखो जब बालक बालिका छोटे होते हैं तो बालक बालिका कहे जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं महिला और पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो जब भी समाज में रहकर व्यक्ति कुछ भी सीखता है, समाज में महिलाओं के प्रति कैसे व्यवहार करना है, समाज के लिए, समाज में रहकर महिला और पुरुषों को कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो समाजीकरण होती है। तो लिंग समाजीकरण का मतलब हो जाएगा महिला और पुरुष में। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि लिंग समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समाज जो है बच्चों को उनके लिंग के अनुसार व्यवहार करने, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सिखाता है। अब तुम एक लड़की हो या तुम एक लड़का हो तो दोनों के लिए समाज सिखाएगा कि तुम्हें किस तरीके का व्यवहार करना है। लड़कों को कहा जाएगा छोटे हैं क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो,
लड़कियों का टॉयज़ होता है, आपने देखा है किचन सेट होता है, लड़कों को वो खिलौने नहीं दिए जाते। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों के खिलौने हैं, लड़कियां खेलेंगी। जब लड़के खेलते हैं तो लोग हंसते हैं, घर वाले भी कहेंगे बेटा ये तुम्हारे खेलने वाला नहीं है। और लड़कियां अगर क्रिकेट फुटबॉल खेलने लगे तो घर वाले कहेंगे बेटा ये तुम्हारे खेलने वाला नहीं, ये तो लड़कों का खेल है, तुम लोग किचन सेट ले लो, डॉल ले लो, ये सारी चीज़ें तुम खेलो, ये तुम्हारे खेलने वाला है। तो बचपन से ही बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि तुम लड़की हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, तुम्हें घर के अंदर रहना है, तुम लड़का हो, तुम्हें बड़े होकर कमाना है, तुम लड़की हो, तुम्हें घर संभालना है। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है बचपन से ही, धीरे धीरे बच्चे सीखते रहते हैं। तो ये लिंग समाजीकरण है कि लड़की हो तो ये काम करना है, लड़का हो तो ये काम करना है। तो लिंग समाजीकरण यही प्रक्रिया होती है। बचपन से ही लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके का पालन पोषण दिया जाता है। लड़कों को मजबूत, साहसी और बाहर कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है कि तुम एक लड़का हो, तुम्हें मजबूत बनकर रहना होगा, तुम्हें साहसी बनना होगा क्योंकि तुम्हें घर के बाहर जाकर काम करना है। जबकि लड़कियों को घरेलू कार्य, शालीनता और देखभाल की शिक्षा दी जाती है कि तुम घर हो, तुम घर संभालो, घरेलू कार्यों को करो। परिवार, विद्यालय, मित्र, मीडिया और समाज इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिंग समाजीकरण के कारण समाज में स्त्री और पुरुष की अलग पहचान और भूमिकाएं विकसित होती हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए नारीवाद क्या है, यानी फेमिनिज्म। देखो नारीवाद एक ऐसा आंदोलन होता है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के स्वतंत्रता के लिए किया जाए, वो नारीवाद है। तो नारीवाद एक सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना है। देखिए महिलाओं की जो कंडीशन थी पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी, ना पढ़ने का अधिकार होता था, ना काम करने का अधिकार होता था। तो नारीवाद आंदोलन चलने लगे, अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए गए। किस लिए? कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सम्मान मिले, अधिकार मिले, काम करने का अवसर मिले। नारीवाद महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को, शोषण को और असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जो नारीवाद आंदोलन होता है वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाता है, महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के लिए, महिलाओं के साथ होने वाले शोषण और असमानता के लिए ये आवाज़ उठाता है। नारीवाद का मानना है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीति और समाज में समान भागीदारी मिलनी चाहिए। यानी पुरुषों के बराबर भागीदारी महिलाओं की भी हर एक फील्ड में होनी चाहिए। यह महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा पर जोर देता है। नारीवाद केवल महिलाओं के हित की बात नहीं करता बल्कि ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व और न्याय मिले। यानी कि नारीवाद आंदोलन केवल महिलाओं के हित की बात नहीं करता, ये तो हित की बात करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा नारीवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिस समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार, समान महत्व और समान न्याय मिले। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पितृसत्ता क्या है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें पुरुषों को परिवार और समाज में अधिक अधिकार, शक्ति और महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के पास होता है। यानी कि घर के अंदर जो मुखिया होंगे वो पुरुष होंगे, कोई भी फैसला घर में लेना होगा वही लेंगे। तो ये समाज में इस तरीके की व्यवस्था होती है। पितृसत्ता व्यवस्था ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें परिवार में पुरुषों को अधिक अधिकार, शक्ति और महत्व दिया जाता है, जबकि महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती है। पितृसत्ता के कारण महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और स्वतंत्रता में कई बार समान अवसर नहीं मिल पाता। समाज में पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को कमज़ोर समझने की सोच भी पितृसत्ता का ही परिणाम है। यानी कि पिता ही मुखिया होगा और घर का मालिक एक आदमी होगा, वही हर फैसला करेगा। और अगर पिता बड़े हैं, पिता जीवित हैं, पिता के बाद उनका बेटा होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि हमेशा कौन होगा? मालिक, मुखिया, फैसला लेने वाला कौन होगा? आदमी होगा, महिलाएं नहीं होंगी। अगर महिलाएं अपनी राय देने की भी कोशिश करें तो उनको नहीं सुना जाएगा।
तो समाज में पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को कमज़ोर समझने की सोच भी पितृसत्ता का ही परिणाम है। उदाहरण के रूप में परिवार का मुखिया पुरुष का होना, महिलाओं की राय को कम महत्व देना और पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व देना ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संकेत हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और संसाधनों की तुलना में लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है और भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट के कारण मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है तो वही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इससे भोजन, रोजगार, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, संसाधन से ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो क्या है, यहाँ पर क्या होगा, हर एक चीज़ पर दबाव हो जाएगा ना, चाहे भोजन, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ जाता है। अब देखिए, अगला टॉपिक है भारत में जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के कारण। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला कारण है जन्म दर अधिक होना, यानी परिवारों में अधिक बच्चों का जन्म लेना। मृत्यु दर में कमी, यानी चिकित्सा सुविधाओं के विकास से लोगों की मृत्यु कम हुई, जिससे मृत्यु दर कम हुई और जन्म दर की बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत में तेजी से जनसंख्या विस्फोट हो गया। भारत में जनसंख्या विस्फोट का तीसरा कारण है अशिक्षा, यानी शिक्षा की कमी के कारण परिवार नियोजन का लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग क्या करते हैं, अधिक संतान को शुभ मानते हैं कि ज़्यादा बच्चों का होना ज़रूरी है और ज़्यादा बच्चे वो पैदा करते हैं लोग, परिवार नियोजन नहीं करते। और जब जो गरीब लोग होते हैं उनकी फैमिली बड़ी हो जाती है तो बच्चों को पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या विस्फोट हुई है। बाल विवाह, यानी कम उम्र में बच्चियों का विवाह करा दिया जाता है, इससे भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। गरीब परिवार अधिक बच्चों को सहारा मानते हैं, तो ये भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, यानी कि बेटे की चाह में अधिक बच्चे पैदा करना, यानी जिनको लगातार 5 से 6 बेटियां पैदा हो जाती हैं फिर भी वो पुत्र की चाहत रखते हैं कि उन्हें एक पुत्र भी पैदा हो जाए, उन्हें भी बेटा हो जाए, क्योंकि बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसलिए अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं और जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। परिवार नियोजन की कमी के कारण भी जनसंख्या विस्फोट हुआ है भारत में, जागरूकता और साधनों के अभाव। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, 100% ये पूछेगा क्योंकि कई सालों से ये क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा के क्या क्या कारण हैं? तो देखिए, घरेलू हिंसा वह हिंसा या दुर्व्यवहार होता है जो परिवार के लोग ही अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। तो परिवार के भीतर, घर के भीतर किसी सदस्य को या विशेषकर महिलाओं को या बच्चों को या घर के बुजुर्गों के साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। यानी जब भी घर परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी घर के ही व्यक्ति को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो वो घरेलू हिंसा कहलाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या यौन उत्पीड़न शामिल होता है। मारपीट करना या गाली देना, डराना, अपमान करना, खर्च के लिए पैसे न देना और ज़बरदस्ती करना, ये सब घरेलू हिंसा के ही उदाहरण हैं। अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष है, कमा रहा है लेकिन अपने परिवार को वो खर्च के पैसे ही नहीं दे रहा है, गाली देता है, मारता पीटता है, तो ये सब कुछ घरेलू हिंसा के ही अंतर्गत आएगा। घरेलू हिंसा के कारण पितृसत्तात्मक सोच, यानी पुरुषों को अधिक अधिकार देना भी घरेलू हिंसा का एक कारण है, जिसमें महिलाएं अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। अशिक्षा, यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी घरेलू हिंसा करेगा। दहेज प्रथा, यानी दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न, यानी जो गरीब बेटियां होती हैं जिनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है जिनके पिता के पास, तो वो शादी के बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है या दहेज मांगा जाता है जिससे वो शादी उनकी नहीं होती। तो दहेज प्रथा भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का एक कारण है।
नशाखोरी यानी शराब पीकर नशा करने की वजह से भी बहुत लोग घर में आकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं, तो ये भी क्या है, घरेलू हिंसा है। आर्थिक समस्या यानी गरीबी या बेरोजगारी के तनाव से भी घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा में आपका अगला कारण है क्रोध और मानसिक तनाव, यानी गुस्सा और तनाव के कारण भी हिंसा होती है। और महिलाओं की जो आर्थिक निर्भरता होती है, यानी कि आत्मनिर्भर न होने की वजह से महिलाएं विरोध नहीं कर पाती घर में और घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लिंग भूमिका का क्या अर्थ है। यह आपका अगला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग भूमिका का अर्थ। लिंग भूमिका का मतलब होता है जेंडर रोल, यानी कि महिला और पुरुष की अलग अलग जो जिम्मेदारियां समाज में होती हैं। लिंग के हिसाब से जो जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, विभाजित की जाती हैं महिला और पुरुष में, वो लिंग भूमिका के अंतर्गत आती हैं। लिंग भूमिका का अर्थ उन कार्यों, व्यवहारों और जिम्मेदारियों से होता है जिन्हें समाज जो है स्त्री और पुरुष के लिए उचित मानता है। यानी समाज ये तय करता है कि पुरुष और महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए और कौन से कार्य महिलाओं को करने चाहिए, कौन से पुरुषों को करने चाहिए। ये सब कुछ समाज के द्वारा तय किया जाता है। समाज कभी ये नहीं कहता कि महिलाएं घर के बाहर जाकर व्यवसाय करें, जॉब करें या आधी रात को वो घर से बाहर निकलकर घूमें फिरें। समाज ये कहता है महिलाएं घर पे रहें, घर का ख्याल रखें, बच्चों का पालन पोषण करें, खाना बनाएं, साफ सफाई करें। और कभी समाज ये नहीं कहता कि पुरुष खाना बनाएंगे। तो समाज के द्वारा लिंग भूमिका यानी कि महिला और पुरुष की भूमिका तय की जाती है, किसको क्या करना है, तो वही लिंग भूमिका कहलाती है। उदाहरण के लिए पुरुषों को कमाने वाला और महिलाओं को घर संभालने वाली भूमिका देना लिंग भूमिका कहलाता है। लड़कों को साहसी और लड़कियों को विनम्र बनाना भी लिंग भूमिका का हिस्सा है कि लड़के साहसी होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, जबकि लड़कियों को विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। लिंग भूमिकाएं समाज और संस्कृति के अनुसार बदल सकती हैं। समाजशास्त्र में इसका अध्ययन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संबंधों और समानता को प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन यानी श्रम जो होगा, जो मेहनत होगी, उसका ही विभाजन स्त्री और पुरुष में कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बीच कार्यों और जिम्मेदारियों का बंटवारा करना उनके लिंग के आधार पर। यानी कि महिला और पुरुष के बीच कार्य और जिम्मेदारियों का विभाजन करना और उनके लिंग के आधार पर करना ही श्रम का लैंगिक विभाजन होता है। समाज ये तय करता है कि कौन सा काम पुरुष करेंगे और कौन सा काम महिलाएं करेंगी। देखिए, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, बस आपको समझना है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप समझे रहेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अपना आंसर बहुत ही अच्छे से लिख करके आएंगे। देखिए, उदाहरण के लिए पुरुष को बाहर जाकर नौकरी करना है, व्यापार करना है, जितना भी कठिन कार्य होगा वो सब पुरुष करेंगे, जबकि महिलाओं को घरेलू कार्य करना है, बच्चों का देखभाल करना है, खाना बनाने जैसी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारियों का बंटवारा करना। ये विभाजन सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और प्रतिसत्तात्मक सोच पर आधारित होता है। समाजशास्त्र में इसे सामाजिक असमानता और लैंगिक भेदभाव का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम का स्त्रीकरण क्या है? श्रम का स्त्रीकरण का अर्थ है कि कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या और भागीदारी को बढ़ाना, विशेषकर कम वेतन और अस्थायी कार्यों में। इसमें महिलाओं को अधिक मात्रा में रोजगार तो मिलता है, लेकिन कई बार उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, कम सुरक्षा और कम सुविधाएं मिलती हैं। ये प्रक्रिया उद्योग, सेवा क्षेत्र, कपड़ा उद्योग, घरेलू काम और निजी कंपनियों में अधिक दिखाई देता है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग समाजीकरण में परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। एग्जाम में सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछेगा, क्योंकि देखिए लॉन्ग में आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब लिंग समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है।
देखिए, परिवार बच्चे का पहला सामाजिक समूह होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो परिवार में आता है, तो पहला समूह जो बच्चे के लिए होता है वो उसका परिवार होता है। बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है। परिवार ही बच्चों को यह सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए या समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है। तो बच्चों को यही सिखाया जाता है ना, जब बेटा या बेटी कुछ भी पैदा हो तो बेटी के लिए अलग तरीके के खिलौने और कपड़े लाए जाते हैं, क्योंकि वो लड़की है, वो फ्रॉक पहनेगी, या जो लड़कियों के कपड़े होते हैं और जो लड़कियों के खिलौने होते हैं जैसे कि किचन सेट हो गया, मेकअप सेट हो गया, ये सारी चीज़ें, डॉल हो गई, ये सारी चीज़ें। और लड़कों के लिए फुटबॉल है, तो बैट बॉल है, या फिर बच्चों के लिए कार वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें खिलौने में लाई जाती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो लड़का है, लड़कियों के लिए लड़कियों के खिलौने टॉयज़ लाए जाते हैं। तो बच्चे परिवार में रहकर ही तो ये सीख रहे हैं कि हाँ, मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे खेलना है, मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसे खेलना है। बचपन से वो सीखना शुरू करते हैं हर एक चीज़। तो पहला पॉइंट हो जाएगा पालन पोषण में भेद करना। परिवार जो है अक्सर लड़के और लड़कियों का पालन पोषण अलग अलग तरीके से करते हैं। लड़कों को अधिक महत्व देते हैं, लड़कियों को कम। लेकिन आज के टाइम में ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम में बेटी और बेटा को लोग बराबर महत्व देते हैं। लड़कों को साहसी, मजबूत और स्वतंत्र बनने की शिक्षा दी जाती है। लड़कियों को विनम्र, शालीन और घरेलू कार्य करने में कुशल बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो लिंग समाजीकरण में ये परिवार की भूमिका है कि लड़कियों से लड़कियों के काम कराए जाते हैं, लड़कों से लड़कों के काम कराए जाते हैं, ताकि समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है वो अच्छे से समझ सकें और वो काम वो कर सकें। इस प्रकार परिवार बच्चों के मन में शुरू से ही अलग अलग लिंग भूमिकाएं स्थापित करता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है कार्यों का विभाजन। परिवार में कार्यों का बंटवारा भी लिंग समाजीकरण को प्रभावित करता है। लड़कियों से कहा जाता है तुम खाने बनाने का ढंग सीखो, सफाई करना सीखो, और छोटे बच्चों की देखभाल सिखाई जाती है कि मतलब उससे बड़े होकर भी यही सारे काम करने हैं। लड़कों को बाहर के कार्य करने को दिए जाते हैं, खरीदारी और आर्थिक जिम्मेदारियों से जोड़ा जाता है। बच्चे इन्हीं भूमिकाओं को देखकर सीखते हैं कि समाज में स्त्री और पुरुष की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा खिलौनों और रुचियों का चयन। परिवार बच्चों के लिए अलग अलग खिलौने और गतिविधियां चुनता है। तो देखिए, परिवार के लोग बच्चे और बच्चियों यानी बेटा और बेटी दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने खरीदते हैं। लड़कों को कार, गेंद, वीडियो गेम ये सारे दिए जाते हैं। लड़कियों को गुड़िया या रसोई सेट आदि खिलौने दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सोच और रुचियों पर भी प्रभाव पड़ता है। चौथा आपका पॉइंट हो जाएगा भाषा और व्यवहार की शिक्षा। परिवार बच्चों को बोलने और व्यवहार करने का भी तरीका सिखाता है। लड़कों को रोने से मना किया जाता है और मजबूत बनने के लिए कहा जाता है कि तुम एक लड़का हो तो तुम्हें रोना नहीं है, और अगर कभी रोना भी आ जाए तो किसी के सामने नहीं रोना। लड़कियों को धीरे बोलने और मर्यादित व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है। इससे समाज में स्त्री और पुरुष की अलग पहचान बनती है। देखिए, पांचवा पॉइंट है शिक्षा और अवसरों में अंतर। कई परिवारों में लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। इससे लिंग असमानता बढ़ती है कि लड़कों को पढ़ाई में अधिक महत्व दिया जाए और लड़कियों की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाए कि तुम लड़की हो, तुम्हें ससुराल चले जाना है, तुम क्या करोगी पढ़ के ज़्यादा। तो इससे असमानताएं पैदा हो जाती हैं और लड़कों का मन बन जाता है कि मतलब हम लड़का हैं तो हमें अधिक अधिकार प्राप्त हैं, लड़कियों को कम। अगला पॉइंट है सामाजिक मूल्य और परंपराएं। परिवार बच्चों को समाज की परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं सिखाता है। पितृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों को अधिक अधिकार और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। बच्चे इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं। इस तरीके से आप एग्जाम में निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो आप निष्कर्ष हेडिंग डालकर लिखेंगे इस प्रकार, परिवार जो है लिंग समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार बच्चों के व्यवहार, सोच, रुचियों और जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है। यदि परिवार समानता और सम्मान की शिक्षा दे तो समाज में लिंग समानता को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन अगर परिवार ही बचपन से बेटी बेटा में भेद करने लगे तो समाज
में जो लिंग है उसमें समानता नहीं बल्कि असमानता का जन्म होगा। तो आई होप कि आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए बिकॉज ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सोशियोलॉजी पेपर 1 की भी हमने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है और हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। को करिकुलर की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।